हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है और एक बार फिर से सारे समीकरण, सारी भविष्यवाणियां और सभी विश्लेषण धरे के धरे रह गए हैं। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस उसका आसानी से फायदा भी उठा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता विरोधी लहर तो छोड़िए, पार्टी ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें अर्जित की और तो और 2019 में जहां गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी थी, इस बार पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बना ली। इस चुनाव को जीतने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि हरियाणा में कोई भी पार्टी आज तक जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाई थी। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले जहां भाजपा के हार के कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों को तोड़ते हुए पार्टी ने ऐसी कौन सी रणनीतियां अपनाई कि चुनाव की कठिन सीढ़ी को बिना किसी खास दिक्कत के चढ़ गए। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राज्य में बीजेपी की सरकार रही और सरकार के दौरान अगर सीएम को लेकर जनता में आक्रोश है या सीएम के कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है, तो बीजेपी ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री बदल देती है। इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं, जैसे गुजरात में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी सीएम बने, उत्तराखंड में अंतिम 6 महीनों में पुष्कर सिंह धामी सीएम बने, वहीं 2022 में गुजरात में ही विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बना दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक कुछ महीनों पहले। ऐसे में नए नवेले सीएम फ्रंट फुट पर खेलते हैं और धड़ाधड़ नए फैसले लेते हैं, जिनका प्रभाव सीधा जनता पर पड़ता है। इसके जरिए सीएम के खिलाफ उपजा जनाक्रोश भी खत्म या कम हो जाता है और पार्टी को सीएम फेस के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हरियाणा में ऐसा ही हुआ। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को लेकर जनता संतुष्ट नहीं दिख रही थी, सो ऐन मौके पर सीएम बदलने का फैसला हुआ और खट्टर ने अपनी कुर्सी सौंपी ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी को, जो चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जनता के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरे। बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उन्होंने ही राज्य में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इससे इतर कांग्रेस में मतदान संपन्न होने के बाद भी सीएम फेस की रस्साकसी नहीं थम सकी, जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। बीजेपी ने राज्य में चुनावी रणनीतियों के लिए न सिर्फ सरकार का चेहरा बल्कि राज्य में पार्टी का चेहरा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये था कि केंद्र के प्रति जो जनता में नाराजगी है, उसे पार्टी ने मौके की तरह बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 की 10 सीटें जीत ली थी, जबकि इस बार हरियाणा में 5 सीटें ही ला सकी। इसे देखते हुए पीएम ने भी पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान सिर्फ 4 रैलियां हरियाणा में की और राज्य नेतृत्व को खुलकर जनसभाएं करने दी। इस प्रकार केंद्र से नाराजगी को भी भारतीय जनता पार्टी ने मौके की तरह भुनाया। इसके अलावा हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर योजना का तोड़ निकाला और अग्निवीरों के लिए राज्य के अलग अलग सरकारी सेक्टर्स में नौकरी में आरक्षण का दांव खेल दिया। इससे ये जताने की कोशिश की गई कि 4 साल के बाद भी युवा बेरोजगार नहीं बैठेंगे और ऊपर से उन्हें 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, सो अलग। बीजेपी के संकल्प पत्र ने भी हरियाणा के वोटर्स को साधने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कई बेहतरीन योजनाएं लाने का वादा किया था। मसलन लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी जैसे कई वादे किए गए। दूसरी ओर कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह के कारण वे चुनाव में नहीं टिक पाए। सीएम की रेस में कई लोग खड़े हो गए, जिससे उनके खुद का वोट बैंक बंट गया। इसके अलावा हरियाणा में जाटों की संख्या करीब 22% है, जबकि कांग्रेस ने 28 जाट प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिससे मुकाबला जाट बनाम गैर जाट का सीधे तौर पर हुआ और इससे कांग्रेस का दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में सरक गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन वो उस भरोसे को जीत नहीं पाए। इससे उनकी स्थिति मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसी हो गई। कांग्रेस ने हुड्डा पर कितना भरोसा किया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर करीब 70 प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से उतारे गए। नतीजा ये हुआ कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, यानी कि उनके फेवर के प्रत्याशी नहीं उतारे गए। इसलिए उनके समर्थकों में भी नाराजगी दिखी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को अगर हुड्डा भुना पाते तो संभवतः उनके लिए गोल्डन चांस होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर भाजपा ने अपने विरोध में उठ रही लहर पर काबू पा लिया और कांग्रेस अच्छी रणनीतियों की कमी के कारण वोटर्स को नहीं साथ पाई।
जो परिणाम आए हैं उसमें आपकी भी मेहनत रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या है हरियाणा चुनाव के जो परिणाम आए इस जीत का श्रेय खासतौर पर 3 पक्षों को जाता है। हरियाणा की जनता जिसने बीजेपी पर भरोसा किया, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। तीसरी क्रेडिट है पार्टी के जो हमारे चुनाव के प्रभारी से लेके हरियाणा की जो तमाम टीम है, जिन लोगों ने पूरी टीम स्पिरिट के साथ काम किया और एक अच्छी रणनीति और संगठन कौशल के जरिए हासिल की। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम की, हरियाणा के जनता के आशीर्वाद की और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन की जीत है। आपको लगता है क्योंकि जो लास्ट टाइम में मुख्यमंत्री को बदला गया था, नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, उसका भी कुछ असर रहा? देखिए, सरकारों में और पार्टियों में जो बदलाव होता है उसकी कुछ सार्थकता होती है, सकारात्मकता होती है, वो काम आई। मनोहर लाल जी का केंद्र में अनुभव और नायब सैनी की हरियाणा में ऊर्जा, उन दोनों ने समन्वित तरीके से काम किया और आखिरकार वो पार्टी के हक में कारगर साबित हुई। जो परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस के नेता बोल रहे कि चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, कुछ धांधलियां भी उनको नजर आ रही है, कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस तो खुद ही धांधली है और मुझे लगता है हारने के बाद शिकायत ही बचती है। बेहतर है कि वो कागज ही खराब करेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। पूनिया साहब, चूंकि आप वहाँ के प्रदेश प्रभारी थे, काफी मेहनत आपने करी है, अब चूंकि नायब सैनी मुख्यमंत्री थे, अब चुनाव परिणाम है तो मान के चले ताज उन्हीं के पास जाएगा। नायब सैनी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा हमने, ये हकीकत है और इसका ऐलान अमित शाह जी ने 30 जून को किया था। मुझे लगता है कि कुछ कहना प्री मैच्योर होगा जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी का विधायक दल जो तय करेगा उसकी गरिमा और सम्मान होता है, तो मुझे लगता है कि तब तक इंतजार करना चाहिए। आपका भी राजनीतिक कद मान के चलिए, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत करी है, चुनाव जिताया है, उम्मीद की जा रही है यहाँ के कार्यकर्ता आपसे जुड़े समर्थकों की। मुझे लगता है कि अटल जी की पंक्तियां अच्छी हैं कि मेरे प्रभु इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले लगा सकूं, ऐसी रुखाई मत देना। तो मुझे लगता है कि मैं सब हाल में समरस हूं। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और एक जॉब सेटिस्फेक्शन है कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी उसमें सफलता मिली। इससे बढ़कर आनंद कुछ भी नहीं है।